नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम बदलों की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ, और ये प्रोग्राम आप वश टेलीविज़न की नशरियात पे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बलूचिस्तान का मसला है। इससे पहले हमने देखा कि पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान के साथ जो गुज़श्ता पीरियड में ख़ास तौर पे जनरल फैज़ ने जो अंडरस्टैंडिंग बनाई थी और वो वापस आए थे, उनके जो स्लीपिंग सेल थे वो एक्टिवेट हो गए थे, और उसके बाद बड़ी तादाद में तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फैले थे और उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए थे अमन के लिए और तालिबान के ख़िलाफ़। लेकिन अब बलूचिस्तान सर फहरिस्त है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ 9 मकामात पर दस्ती बमों से हमले किए गए हैं और इनका दायरा बहुत वसी है। हब से लेकर तुरबत से लेकर कोहलू तक, और उससे कोयटा में मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा कि बैक वक्त एक रोज़ में 8-9 हमले हुए हैं दस्ती बमों से, और उसमें पुलिस स्टेशन भी ख़ास तौर पर निशाना बनाए गए हैं। लेकिन जो सबसे खौफनाक हादसा हुआ वो कोलू में हुआ, जहाँ पे कैप्टन समेत 5 हमारे सिपाही शहीद हुए हैं। एक लैंड माइन से उनकी गाड़ी टकरा गई। ये लोग कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे वहाँ गए हुए थे। अभी तक बलूचिस्तान में होने वाले ये बैकवर्ड 8-9 हमलों की आज भी सुना है कि एक दस्ती बम का हमला हुआ है। अभी तक हमने देखा है कि माजी के बरक्स इस बार किसी तंजीम ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। कहा यह भी जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक ग्रुप बलूचिस्तान में भी दाखिल हुआ है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर बलोच इलाकों में होने वाली कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के उन मिलिटेंट ग्रुप्स की हैं जो कि अपनी आज़ादी के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, और नौजवान उससे काफ़ी हमें मुतासर होते नज़र आते हैं। तो बलूचिस्तान का मसला सर फहरिस्त है, लेकिन आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो टेलीविज़न पे या कौमी सियासत में जो मौज़ूआत हैं उनमें बलूचिस्तान की ये सूरत हाल बिल्कुल कतई तौर पे वो एजेंडे के ऊपर नहीं है। गो कि इससे पूरे मुल्क में एक बड़ी परेशानी की लहर दौड़ गई है, और लोग पूछना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल अब तक तलाश क्यों नहीं किया गया। 16 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस मुज़ाहमत को, इस इंसर्जेंसी को और इस मिलिट्री ऑपरेशन को। इस मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में हमने देखा कि जो मिलिटेंट्स की सरगर्मियाँ ख़त्म होने की बजाय बढ़ी हैं, उनके रैग्स में इजाफा हुआ है और उनकी हमलों में शिद्दत और वसअत आई है। तो लगता ये है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो मकसद था वो गालिबन वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सका है। और ना ही हमने देखा है कि जो मिलिटेंट्स हैं या जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैं वो ये किसी सूरत में अपनी तहरीक को अब वो नहीं रोकना चाह रहे, बल्कि उनकी उसमें शिद्दत आ रही है उनकी सरगर्मियों में। तो लोग ये सवाल करना चाह रहे हैं, पूछना चाहते हैं, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली से, सेनेट से, इस हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, सबसे ये सवाल ये पूछना चाहिए कि आपके सामने इस मसले का क्या हल है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए कौमी असम्बली का और पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन, ख़ास तौर पे सेनेट का सेशन, लेकिन एक जॉइंट सेशन होना चाहिए जहाँ पे बलूचिस्तान के रहनुमाओं को और बलूचिस्तान की पार्टियों को सुनना चाहिए कि उनके बलूचिस्तान के लोगों की शिकायत क्या है। मिसिंग पर्सनस का मसला हल करने की जो अभी आखिरी कोशिश हुई थी सरदार अख्तर बेंगल की क़ियादत में, उसमें अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मिसिंग पर्सन का सिलसिला जारी है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, तो उससे जो जलती आग है उस पर मज़ीद तेल छिड़का जा रहा है इस तरह की कार्रवाइयों से। हम लेकिन इसके साथ ही देखते हैं कि पूरी कोस्टल हाईवे गुज़श्ता रोज़ बंद थी। वहाँ पे मौलाना हिदायतुर्रहमान हक दो तहरीक कई 2 महीने से चल रही है और उनके बड़े जायज़ मुतालबात हैं। वज़ीर दाखिला गए वहाँ पे, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की हक दो तहरीक के डेलीगेशन के साथ,
लेकिन उनके मुतालबात पहले भी माने गए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये कोई अलहदगी की बात नहीं कर रहे हैं हक दो तहरीक वाले, ये मछेरों के, फिशरमैन के मुतालबात हैं, और वहाँ के अवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं उनके 11 नुकाती वो मसाइल हैं जो मकामी नौइयत के हैं, जिसमें ट्रॉलर्स की माफिया का मसला भी है, और जिसमें ये जो फिशरी, ये जो ट्रॉलर्स जो हैं वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं आकर बलूचिस्तान के इलाके से बाहर से, वो चाहते हैं कि उस पर बंदिश हो, और ख़ुद जो फिशरमैन हैं और मकामी मछेरे, उनके मफादात का और इंटरेस्ट का कोई ख्याल रखा नहीं जा रहा है उनके हक़ूक़ के लिए और मुतालबात के लिए। इसी तरह तालीम, सेहत और दीगर मामलात के हवाले से, और ख़ुद जो हमारी ये पोर्ट है जिस पे अब कहा जा रहा था कि जी गेम चेंजर होगा, तो वहाँ पे हमने देखा है कि अब तक सी पैक का मामला रुका रहा है, और बलूचिस्तान के लोग ये भी शिकायत करते हैं उनके कौम परस्त लीडर कि आप बताएं सी पैक से बलूचिस्तान में क्या तरक्की हुई। उल्टा उन्हें शिकायत ये पैदा हुई है, बलोच पार्लिमानी लीडर्स ने, कौम परस्त लीडर्स ने ये कहा है कि देखिए रिकॉर्डिंग के मामले में बलूचिस्तान के ज़राए पे भी हाथ डाला गया है, और बलूचिस्तान जिसका रिकॉर्डिंग की एक मकामी सूबाई लिस्ट के हिसाब से वो सूबाई महकमा है माइंस का, उसका ताल्लुक मरकज़ से नहीं है, तो उन्हें क्यों 25% हिस्सा दिया जा रहा है, 50% हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा। दूसरा, ये कहाँ से आ गई है व्हीकल जो बनाई गई है माइंस की वफाकी सतह पे, वफाकी सतह पे फेडरल लिस्ट में कोई माइंस का जिक्र नहीं है, और 18वीं तरमीम के बाद तो ख़ास तौर पे जो हर वफाकी यूनिट के जो ज़राए हैं मादनियाती, उस पर वहाँ के लोगों का हक़ है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो मामला है बलूचिस्तान का, ये बहुत तूल हो चुका है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन होना चाहिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्रोग्राम में ये तय किया गया था कि बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल निकाला जाएगा। हमें नौजवानों की बेगानगी की जो वजूहात हैं, या बलोच अवाम की जो बेगानगी की वजूहात हैं, उसे एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए डीकॉलोनाइजेशन करनी पड़ेगी। हम क्यों समझते हैं कि बलूचिस्तान कॉलोनी है? बलूचिस्तान कॉलोनी बन के नहीं रह सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की फेडरेशन में एक इक्वल और अथॉन्टिक, यानी ताकतवर और मजबूत एक पार्टनर के तौर पर, एक यूनिट के तौर पर तो रह सकता है, और पाकिस्तान के लिए तकवीत का बायस बन सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ के रिसोर्सेज को कॉलोनाइज किया जाए, लोगों को दबाया जाए, और वहाँ उनके खिलाफ मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखा जाए, और ये कि मिसिंग पर्सन का सिलसिला भी जारी रहे, तो बलूचिस्तान में अमन आने से रहा। बलूचिस्तान की डेमोग्राफी में एक दफ़ा एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ऐसी है कि जहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर को आप नहीं दबा सकते हैं। वो साल हर साल पहले भी चलती रही है, ये कोई पहली बार नहीं है, चौथी या पाँचवीं दफ़ा है कि बलूचिस्तान के अवाम की ये मज़ाहत हमारे सामने आई है, और आखिर में फिर सियासी सेटलमेंट होता रहा है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि सियासी सेटलमेंट पे अमल दरामद किया हो इस्लामाबाद ने। इस्लामाबाद पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है। वो ट्रस्ट तभी कायम होगा कि खुले दिल से बातचीत की जाए और एंगेज किया जाए बलूचिस्तान के जो हकीकी लीडर्स हैं या उनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनसे भी बातचीत का आगाज़ किया जाना चाहिए, ताकि इसका कोई एमिकेबल सॉल्यूशन तलाश किया जाए। मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगा कि जो 11 नुकात हैं हक दो तहरीक के, उन्हें मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, और उस पर अमल दरामद करना चाहिए। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत पे मसला फिर छाया हुआ है कि असम्बली पंजाब की टूटेगी या नहीं टूटेगी। इस दौरान बड़े दिलचस्प बयानात आए हैं। अब तो सदर साहब जो हैं, पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे जनरल बाजवा में और इमरान खान में, वो सितंबर में हुए थे, और फिर मार्च अप्रैल में इस साल फासला हो गया था, और उन्होंने तस्लीम किया है कि सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हो, या फिर उससे पहले इंतखाबात थे, या उस दौरान में हुकूमत का जो एक सफ़ा था फ़ौज का और इमरान खान का, वो किस तरह कायम रहा था, इस चीज़ को उन्होंने तस्लीम किया है। इमरान खान भी ये तस्लीम करते हैं, और बार बार ये भी कहते हैं कि फ़ौज अपने फ़ैसले को पे नज़रसानी करे। जनरल बाजवा पे वो बहुत बार बार हमला कर रहे हैं, हालांकि जनरल बाजवा उनके बहुत बड़े
बड़े सरपरस्त थे, वो उन्हें इक़्तिदार में लेकर आए, उनकी पार्टी को इलेक्शन जितवाया, फिर उनकी हुकूमत को कायम रखा, फिर उनकी नाकाम और नकारा हुकूमत को चलाते रहे। अब इमरान खान लेकिन उसके जवाब में बड़ा सख्त बयान दिया। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने, उन्होंने कहा कि देखिए, आप जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात करके एहसान फरामोशी का सबूत दे रहे हैं, और आपको एहसानमंद होना चाहिए कि वो आपको हुकूमत में लेकर आए थे और आपकी मुसलसल सरपरस्ती और मदद करते रहे थे। इससे क्या साबित हुआ? जनरल ये जो आरिफ अलवी साहब हैं, सदर साहब, उन्होंने ये भी माना है कि इस साहब का जो था ब्यूरो था नैब, उसके चेयरमैन को भी कंट्रोल किया जाता रहा और उसके मामलात में बड़ी मुदाखलत होती रही। इसका मतलब ये है कि एतराफ़ सदर मुमलिक किस सतह पे आया है और तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर जनाब आरिफ अलवी की तरफ से आया है कि नैब को इस्तेमाल किया गया सियासतदानों के ख़िलाफ़ विच हंट के लिए, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए। अब जो ही वो सिलसिला ख़त्म हुआ, हमने देखा कि केस का बिल्कुल वो नकारा केस थे, उनके केसेस में कुछ हक़ाइक़ नहीं थे, कुछ सच्चाई नहीं थी, वो एक एक करके वो केस ख़त्म होते जा रहे हैं। इवन कि इससे पहले कि नैब के कवानीन में तब्दीली होती, उससे पहले से हम ये सिलसिला देख रहे हैं। तो नाज़रीन, अब इमरान खान एक और बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इस साहब के लिए ज़रूरी है कि ISI को इस साहब की ज़िम्मेदारी दे दी जाए। वो फ़ौज को पहले ही लोग, जमहूरी क़ुव्वतें ये मुतालबा करती रही थी और कर रही हैं कि ISI का सियासी विंग जो है या सेल, उसे ख़त्म करना चाहिए और उनकी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नए आर्मी चीफ भी ये बात कह रहे हैं। पिछले आर्मी चीफ भी अपनी अलविदाई तकरीर में ही कह गए कि फ़ौज सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहेगी, या ये कहिए कि न्यूट्रल रहेगी, सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान तो फ़ौज के किरदार, उसकी एजेंसियों के किरदार को और बढ़ाना चाहते हैं। ये इमरान खान किस तरह का एजेंडा दे रहे हैं? अब इमरान खान की जो उन्होंने बयानिया बिल्ड किया था, जिसे बड़ी हमायत मिली थी, उसमें से सदर मुमलिक से लेकर चीफ मिनिस्टर तक और ख़ुद इमरान खान अपने मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए ये बात अब ज़ाहिर कर चुके हैं कि उनका बयानिया एक घड़ा हुआ था, उन्होंने घड़ा था ताकि आवाम की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें, अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करके या जर्नैल के ख़िलाफ़ बात करके, उनके मकामी सहूलतकार या चौकीदार के ख़िलाफ़ बात करके। वो उसका फ़ायदा उन्होंने खूब उठाया, लेकिन अब एक एक करके उनकी साजिशी जो नज़रिया था, उसकी एक एक चूल टूट रही है, ढीली हो रही है और वो एक्सपोज हो रहे हैं। अब इसके साथ ही हम देखते हैं, अब इमरान खान ने एक और पैंतरा बदला है मज़हब के हवाले से। उन्होंने कहा कि इस्लाम में हुक्म है कि लोगों की बदियों पर और बुराइयों पर पर्दा डालो, और उन्होंने कहा कि जो मेरे ख़िलाफ़ चल रही है मुहिम, उस पर उन्होंने कुरान का ये हवाला दिया है। वो ख़ुद ये भूल गए, कुरान का ये हवाला वो ख़ुद भूल गए कि जब वो लोगों की पगड़ियाँ उछलवाते थे, उन पर झूठे और गंदे इल्ज़ामात लगाते थे और उनकी बुराइयों और नाम नहाद बुराइयों, ख़याली बुराइयों और बदियों को भी, मफरूज़ा गलतियों को भी वो इस लोगों के सामने पेश करते थे और उस पर अपना केस बिल्ड करते थे कि वो तो करप्शन से साफ माशरा बनाना चाहते हैं। अब इमरान खान ने अब तक जो ऑडियोज़ आई हैं उसकी तरदीद नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने ये बात की है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत ने भी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि ये जो ऑडियो वीडियो सिलसिला बंद कराया जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो ऑडियो वीडियोस पहले ही कहीं किसी और उन हाथों में पहुंच गए हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट की दस्तरस से बाहर हैं। तो अभी हमने देखा कुछ ऑडियोज़ आई हैं, उनकी तरदीद नहीं की गई है। मैं तो ये समझ रहा था कि इमरान खान मुतालबा करेंगे कि इनका फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए ताकि पता लग सके कि इनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जो आवाज़ें बाहर नज़र आ रही हैं वो तो इमरान खान ही की है। लेकिन अगर वो कनकॉक्टेड है तो उसका तो टेस्ट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए ताकि ये बात झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ सके। इसी तरह अब वीडियोस की बात हो रही है। अभी आज या कल में कहा जा रहा है कि वीडियोस भी आने जा रही हैं। मुझे लगता ये है कि इमरान खान का जो बुत बिल्ड किया गया था उसे तोड़ने का आगाज़ हो चुका है।
वो अब समझ रहे हैं कि उनका ख्याल है कि 11 तारीख से पहले जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, वो 11 से पहले एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो असम्बली तोड़ देंगे। लेकिन अभी तो केस लाहौर हाई कोर्ट में चलना है और अभी तो दलाइल होने हैं, क्योंकि जो नून लीग भी उसे चैलेंज कर रही है हाई कोर्ट के फैसले को। उस पर जाहिर है कि कार्रवाई चलेगी, उससे कई हफ्ते लगेंगे, ये नहीं कि 11 तारीख को कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी। और जब तक वो कार्रवाई चलेगी चीफ मिनिस्टर पे बंदिश रहेगी, उनसे कहा जाएगा कि वो अपना हलफनामा दें कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता। लिहाजा इससे इमरान खान के फौरी इंतखाबात के मुतालबे को बड़ा झटका लगा है, बड़ा नुकसान हुआ है, और वो केपी की असम्बली भी तोड़ नहीं पाए हैं। और वो अब शायद वफाक में वो तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, जाकर असम्बली में, कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे कंफर्म करेंगे, लेकिन वो तो वहाँ पे स्पीकर साहब ही पहले ही इस्लामाबाद में नहीं हैं, वो जाके किसके सामने अपने इस्तीफे कंफर्म करेंगे। वैसे भी अगर इत्मीनान का वोट हो गया तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान का वोट अगले 6 महीने नहीं हो सकेगा। और मुझसे पूछिए कि चौधरी परवेज़ इलाही, भला उनकी दुबई लग गई है, बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं, लाहौर का उन्होंने नया एक प्लान दे दिया है, एक नया मैप बना दिया है जिसमें 56,000 एकड़ ज़मीन ज़रई, उसे वो शहरी ज़मीन बनाने चले हैं। और इसी तरह 100 अरब रुपए वो खर्च करने जा रहे हैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़न में, गुजरात में। तो जाहिर है कि चौधरी परवेज़ इलाही तो ये काम किए बगैर अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करेंगे। बीच में ये कहा जा रहा है कि प्लान बी भी मौजूद है कि शायद PMLQ के कुछ लोग टूट जाएं। इस वक्त तक 186 अरकान PTI और काफ लीग के पास नहीं हैं, वरना ये इजलास बुलाकर इत्मीनान का वोट ले चुके होते। लेकिन अब मुझे लगता ही है कि 11 तारीख तक भी इनके पास 186 अरकान पूरे होने नहीं जा रहे हैं। लिहाजा अगर अरकान पूरे नहीं होंगे तो इत्मीनान का वोट भी नहीं लेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इन्हें हुक्म नहीं दिया है कि 11 जनवरी तक आप इत्मीनान का वोट ले लें। तो नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान की सियासी कशमकश जिस नहज में पहुँच गई है, तो ये जिसे कहते हैं बाजी ज़िच हो जाना, शतरंज में कहते हैं बाजी ज़िच हो गई है सियासत की। सियासतदानों के हाथ से मामला निकल सकते हैं और सियासतदानों को चाहिए कि वो अपनी एक दूसरे पर जमहूरी ज़मीन तंग न करें, कुशादा करें एक दूसरे के लिए, और अगले इंतखाबात के तमाम अमूर पर एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करें, वरना अगले इंतखाबात में भी इख्तलाफ हो जाएगा। जो पार्टी हार जाएगी वो उन नताइज को तस्लीम नहीं करेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि नई लिस्टें भी हों, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक। ये भी ज़रूरी है कि हल्का बंदियाँ भी उसी हिसाब से हों, और सूबों में सीट्स भी नई आबादी की शरह के हिसाब से तकसीम हों कौमी असम्बली की, और नई हल्का बंदियाँ भी उसके हिसाब से हों। और फिर ये कि आज़ादाना इंतखाबात को किस तरह इंश्योर किया जा सकता है जिससे सब पार्टियाँ मुतमईन हों। तो आज की नशरियात से मैं यहीं पे बात ख़त्म करता हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और आप ज़रूर बदलों की नशरियात को सब्सक्राइब कीजिए और वश TV को ज़रूर देखिए।